गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिसएडवांटेज। सो हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, वन पर्सन कंपनी क्या होती है। जैसे हमने अभी बहुत सारे फॉर्म्स देखे कंपनीज के, बिजनेसेस के, कि कितने तरह के बिजनेस किए जाते हैं, कंपनीज क्या होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। उसी में का कुछ एक टाइप है जिसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी में क्या होता है कि ये एक कंपनी ही होती है, कंपनी की तरह वर्क करती है, जहाँ पे कंपनी की तरह ही काम होते हैं। जैसे कंपनी में क्या होता था कि कंपनी में हम क्या करते थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी में क्या करते थे कि दो दो शेयर होल्डर, अगर प्राइवेट कंपनी है तो दो शेयर होल्डर चाहिए होते थे कि हाँ हमें दो शेयर होल्डर चाहिए तभी हमारी प्राइवेट कंपनी खुलेगी। और अगर लिमिटेशन की बात करें तो 200 तक थी। और अगर वही हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो हमें 7 मेंबर्स नेसेसरी हो रहे थे हमारी पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए। मतलब अगर 7 मेंबर नहीं है तो हम पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थी कि कंपनी अगर हम खोलना चाहते हैं तो हमें इतने मेंबर चाहिए। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहाँ लिमिटेड था कि 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं था, जितने मेंबर चाहे उतने उसमें जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, ठीक उसी तरह अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, वन पर्सन कंपनी के बारे में, कि वन पर्सन कंपनी होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। One person company is new concept in India which has been introduced by the Companies Act 2013। अभी तक हमने जितनी भी कंपनी पढ़ी है उस सब किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंडर में, कंपनीज एक्ट 2013। और इससे पहले कौन सा एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956। सारे रूल्स रेगुलेशंस जितने कुछ थे वो किसके अंडर में थे, 1956 के। ठीक है, सारे रूल्स उससे फॉलो किए जाते थे। बट जब न्यू कौन सा आया, कंपनीज एक्ट 2013, और उसी के बेसिस पे एक न्यू कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन ओल्ड कंपनीज एट 1956 अ मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर हम 1956 के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें ये था कि क्या बोलते हैं, जो भी हम मतलब कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको मिनिमम 2 मेंबर चाहिए जो शेयर होल्डर हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, इन केस वन पर्सन कंपनी, पर अगर हम वन पर्सन की कंपनी के में अगर केस की बात करें तो ओनली वन पर्सन रिक्वायर्ड एज वेल एज शेयर होल्डर एंड एज अ डायरेक्टर। सिर्फ एक मेंबर से हम कंपनी बना सकते हैं। हमें किसी 2 मेंबर की या 7 मेंबर की जरूरत नहीं है अपनी कंपनी को खोलने के लिए। वन पर्सन 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। और इसमें ये है कि आपके पास सिर्फ अगर एक मेंबर हो और जितना आपको रिक्वायर्ड कैपिटल है अगर उतना अवेलेबल है तो आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। वही जो वन मेंबर होगा वही एक शेयर होल्डर भी होगा, वही डायरेक्टर भी होगा। शेयर होल्डर का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो शेयर लेता है और ओनर होता है कंपनी का, जो कुछ पार्ट शेयर लेता है और वहां का ओनर होता है, तो वही शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर क्या है, वो ओनर भी होगा। डायरेक्टर क्या होगा, जो सारी चीजों को मैनेज करेगा, जो भी चीजें हमारे फंक्शन हो रही हैं हमारी कंपनी में, हम जिस जिस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं उस सब को मैनेज करने का काम किसका होता है, डायरेक्टर का। तो यहाँ पे डायरेक्टर भी वन वन मेंबर है और शेयर होल्डर भी वही है। जो एक ही आदमी शेयर होल्डर भी है और एक ही आदमी क्या है, डायरेक्टर भी है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक क्या है कि ओपीसी इज रन बाय मंस, one person company is run by an individual but still have a separate legal entity। मतलब क्या बात कह रहा है ये, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है, जैसे कि ये कह रहा है कि भले एक पर्सन से ये कंपनी चल रही है, भले यहाँ का शेयर होल्डर, मेंबर, डायरेक्टर जो भी है वो एक ही आदमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि अगर कोई भी चीज होती है या कोई भी अगर कोई भी ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से फॉर्म में लॉस हो रहा है या कुछ भी ब्लेम आने वाला है या कुछ गलत हुआ है, तो उसका सारा ब्लेम कंपनी के नाम, मतलब इसका खुद का एक पहचान होता है।
वन पर्सन कंपनी में भी इसकी खुद की पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि ओनर के मतलब स्टेटस पे या ओनर के किसी भी इंट्रोडक्शन पे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे खुद का एक इसका इंट्रोडक्शन होता है, खुद का एक नाम होता है जिसपे क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। तो इसलिए कह रहा है कि भले ये इंडिविजुअल कंपनी है पर यहाँ पे इसका खुद का भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि इसका खुद का एक स्टैम्प होता है, जो भी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक लीगल एंटिटी के लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए क्या बोलते हैं, डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है, जो ओनर को और कंपनी को अलग करती है, मतलब कोई भी काम होगा या कोई भी चीज हो रही है तो वो कंपनी के नाम पे होगी, कंपनी का खुद का एक नाम होता है। फिर आता है मेंबर एंड नॉमिनी शुड बी नेचुरल पर्सन। अगर जो भी यहाँ के मेंबर बनेंगे या नॉमिनी बनेंगे वो नेचुरल पर्सन हो चाहिए। नेचुरल पर्सन क्या मतलब कि हमारे इंडिया के होने चाहिए। अगर हमारी कंपनी इंडिया की है तो यहाँ का सिटीजनशिप होना चाहिए, ना कि बाहर का। अगर कोई बाहरी आदमी चाहता है कि वो वन पर्सन कंपनी में सिटीजनशिप सॉरी मेंबर बने तो वो नहीं बन सकता है, नॉमिनी बनना चाहता है नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए, हमारे इंडिया का। द टर्म वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, इसमें कह रहे हैं कि वेदर रेसिडेंट या तो वो हमारे इंडिया का हो या फिर अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब है, means as a person who has stayed in India for a period not less than 120 days। या तो वो हमेशा से यहाँ का हो, मतलब उसका बर्थ ही यहाँ पे इंडिया में हुआ हो, या फिर वो आदमी 120 डेज के लिए हमारे इंडिया में स्टे किया हो। अगर वो 120 डेज के लिए हमारे इंडिया में स्टे किया है तो ही वो क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिविजुअल कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम अ नॉमिनी in more than one OPC if a member become a member in another OPC by virtue of his being nominee in that of being member in one OPC, she shall withdraw his membership from either of the OPC within a 180 days। जैसे उसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई एक पर्सन ऑलरेडी एक मेंबर बना हुआ है एक कंपनी का, वन पर्सन कंपनी का ऑलरेडी एक मेंबर है, तो वो अगर एक कंपनी का मेंबर है ऑलरेडी और चाहता है कि अब दूसरे भी वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाए, तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी किसी में किसी के मेंबर है, किसी वन पर्सन कंपनी के एक मेंबर है, तो आप दूसरे वन पर्सन कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब कि आपने क्या किया है कि एक साथ दो वन पर्सन कंपनी में एज अ मेंबर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डेज में आपको खुद को किसी भी एक वन पर्सन कंपनी से विड्रॉ करना है। विड्रॉ मीन्स खुद को निकालना पड़ेगा, मतलब किसी भी एक वन पर्सन कंपनी का मेंबरशिप खत्म करनी पड़ेगी और सिर्फ आप किसी एक ही वन पर्सन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। वही ये कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो एक वन पर्सन कंपनी का मेंबर है और दूसरे भी वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी एक मेंबरशिप ही रखनी है। अगर आपने एक साथ दो मेंबरशिप रखी है वन पर्सन कंपनी की, तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक वन पर्सन कंपनी से अपनी मेंबरशिप खत्म करनी पड़ेगी। फिर आता है क्या, नो माइनर सेल बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी इन ओपीसी। जैसे कि वन पर्सन कंपनी में हम चाहते हैं कि वन पर्सन कंपनी में कोई माइनर एक मेंबर बन जाए या फिर नॉमिनी बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी नॉमिनी और मेंबर एक माइनर नहीं बन सकता। अगर कोई माइनर है तो वो नॉमिनी और मेंबर वन पर्सन कंपनी में नहीं बन सकता। एनी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हु हैज स्टे इन इंडिया मोर देन 120 डेज, मतलब कैसे बताएं कि अगर कोई भी एक 120 डेज के लिए हमारे इंडिया में रहता है तो ही वो वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। अगर नहीं रहा है तो वो वन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई भी रेसिडेंट, मतलब जो ऑलरेडी बहुत पहले से हमारे इंडिया में रहता है वो, या फिर जो अभी 120 डेज रह चुका है वो, नॉन रेसिडेंट हु हैज स्टेड इन इंडिया मोर देन, नॉन रेसिडेंट का मतलब होता है जो हमारे इंडिया में नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब वो 120 डेज रह लेगा तो वो हमारे रेसिडेंटशिप पा जाएगा, मतलब रेसिडेंटशिप नहीं, लेकिन हाँ ये उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि वो हमारे वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। हु हैज इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी कैन कन्वर्ट ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, किस लिए,
प्राइवेट कंपनी अपने ओपीसी मतलब 1% कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। ये होता है 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होते हैं जो एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर वर्क करते हैं। यहाँ पे कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है। और अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट आता है और कहता है कि हम 1% कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो नहीं बन सकता जब तक वो 120 डेज रेसिडेंट मतलब 120 डेज हमारे इंडिया में नहीं रह लेता है, तब तक वो हमारे 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो 1% कंपनी हम उसको कन्वर्ट कर सके प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, तो तभी पॉसिबल है या तो रेसिडेंट हो या जो नॉन रेसिडेंट है वो 120 डेज रहा हो। और क्या कर सकते, तभी वो पॉसिबल है कि हम 1% कंपनी को क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई एक इंडिविजुअल ऑलरेडी किसी 1% कंपनी में एग्जिस्ट करता है, उसने मेंबरशिप ले रखी है, तो वो नेक्स्ट किसी अनदर 1% कंपनी में मेंबरशिप नहीं ले सकता है। और अगर उसने लिया है तो उसको किसी एक से विड्रॉ करना पड़ेगा खुद की मेंबरशिप को। ठीक है। वॉचिंग दिस क्लास, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।